गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं 18 अक्टूबर के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस एंड द फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज सेम सेक्स मैरिज विल हैव टू वेट। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स राइट्स प्रिजुडिस बट रिफ्यूज टू ट्वीक लॉ फॉर सेम सेक्स यूनियन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कहा है कि अभी उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक पिटीशन लगी थी पहले 5 महीने पहले ही। ये जो है मुद्दा है वो शादी का होमोसेक्सुअल कपल्स के बीच में वो चल रहा है, लेकिन बीच में हमें देखने को मिला था कि कैसे सेंटर ने थ्रू हिज सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी के थ्रू बुलवाया था कि ये जो मुद्दा है वो लेजिस्लेचर का है, वो पार्लियामेंट का है। कृपया करके जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन को मतलब कि तोड़े ना, लांघे ना। और ये मुद्दा जो है, ये जो बात है, क्योंकि क्यों है ये पार्लियामेंट के अंदर में, पहली बात पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट का गवर्नमेंट का कहना इसीलिए है क्योंकि जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको सोसाइटी के अंदर कौन रेगुलेट करता है, सोसाइटी के अंदर उसको लॉ या एक्ट रेगुलेट करता है। तो ये कौन बनाता है, लॉ को ठीक से बना है और लॉ में कोई कमी नहीं है, ये देखने का काम होता है कोर्ट का। लेकिन लॉ को, किसी कानून को बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो पार्लियामेंट रेगुलेट करता है। तो वो ये इसीलिए जो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के अभी खिलाफ थी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने जो उनके अंदर जो आता है, यानी कि उनकी जो सीमाएं हैं न्याय करने की, वो उनको ना लांगे। अब देखते हैं कि इस बीच में आगे क्या हो रहा है। अब कल सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या थे, 5 जजेस का बेंच बनाया गया था। और कोई भी बेंच जो होता है वो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। हाईएस्ट अभी हमारे पास 11 का है इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी देखते हैं कि मेजोरिटी तो 2 इसमें हमें देखने को मिला है कि ये जो 5 मेंबर्स का बेंच बना था उसमें से एक मेजोरिटी जो आई है वो 3 मेंबर्स की आई है, जो रूलिंग हुई है उनकी बात की वजह से हुई है। और जो माइनॉरिटी रह गए हैं वो 2 मेंबर्स रह गए हैं। पहले देख लेते हैं 5 मेंबर्स थे कौन कौन। तो पहले मेंबर थे वो तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही थे, जो कि थे CGI यानी कि चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ उनका नाम है। सेकंड जो थे वो हैं जस्टिस कौल, थर्ड जस्टिस भट्ट, फोर्थ जस्टिस कोहली, शी इज़ अ वुमन, एंड नंबर 5 इज जस्टिस नरसिम्हा। तो मेजॉरिटी का बोलना है कि पहला क्वेश्चन जो इस पिटीशन में लगाया गया था कि क्या मैरिज जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, यानी कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो हमें पता होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। ऑल्दो जो आर्टिकल 12 एंड 13 है वो भी डेफिनेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बात करता है। इससे अलग जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं और वहाँ जाके अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट को तोड़ा जा रहा है, एनी फंडामेंटल राइट, सपोज आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी, अगर उसको तोड़ा जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन है तो आप कुछ आर्टिकल्स को, जैसे आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 को छोड़ के, इनके अलावा आपके जो और आर्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब कि ख़त्म नहीं होते हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में ले जाने के नहीं रह जाते कि आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए हमें कोई अलग से कोई लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ही इन्फोर्स रहते हैं, हमेशा ही लागू रहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स हमेशा आपको मिलेंगे। तो यही सवाल जो था एक पिटीशन के अंदर लगाया गया था। सेकंड जब क्वेश्चन आता है पिटीशन के अंदर तो वो क्वेश्चन था अडॉप्शन का। इसमें पहले ही जो मुद्दा है कि कोई लोग का जो सेम कपल है वो शादी क्यों करना चाहते हैं, उनका कहना है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिश्ते को मंजूर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो उनकी वर्डिक्ट आई है इसके अंदर भी ये बोला है साफ साफ कि ये जो रिश्ता है बीच में कोई भी सिविल यूनियन बन रही है वो वैध है, यानी उसको कोई भी इलीगल नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल सही है। और परंतु ये हमारे हाथ में नहीं है। पहली बात तो कि जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं पे भी वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता है। पहली रूलिंग, अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता है तो यानी आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हम शादी नहीं करने को मिल रहा है। लेकिन जो माइनॉरिटी व्यू था उनका कहना है कि आप जो है ठीक है फंडामेंटल राइट्स के बीच में तो ये नहीं आता है, ये 5 जजेस का मानना है। लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें जो 5 बेंच का जो जजेस है वो बट जाएगा। ठीक है, 3 जजेस जो मेजोरिटी में चले जाएंगे जिनकी वजह से जो वर्डिक है वो ठीक हो जाएगी, यानी कि उन्हीं का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। और वो 3 कौन कौन है, जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली एंड जस्टिस नरसिम्हा। और जो माइनॉरिटी में रहेंगे जस्टिस हमारे खुद के चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के, चंद्रचूड़ एंड जस्टिस कौल।
तो इनका क्वेश्चन जब आता है, जब ये माइनॉरिटी में और मेजोरिटी में बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन था कि अडॉप्ट क्या करने को देना चाहिए अगर शादी नहीं होती है। तो उस मुद्दे पे ये लोग अलग हो जाते हैं। और उसका कारण ये होता है कि जो मेजोरिटी है वो कहती है कि देखिए ऐसा कोई राइट नहीं है कि जॉइंटली यानी मिल के जो है वो अडॉप्शन कर सके। कोई भी जिनकी शादी नहीं हुई है, सिंपल सी बात है, शादी के ऊपर ये पूरा का पूरा मुद्दा है, तो कोई भी कपल, अनमैरिड कपल मिल के यानी कि जॉइंटली जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एक्ट में लिखा हुआ है। और जो माइनॉरिटी है, जो व्यू था जस्टिस का, वो कह रहे थे कि ठीक है उनके पास अधिकार हो सकता है क्योंकि वो एक सिविल यूनियन के अंदर है, यानी शादी जो है वो अलग है, लेकिन वो फिर भी एक साथ रह सकते हैं बिना शादी के और इंटीमेसी अपनी जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल जो 20 है प्राइवेसी की बात करता है, आर्टिकल जो 21 है फंडामेंटल राइट्स का, उन्हीं के अंतर्गत वो सिविल यूनियन अपनी बना सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, एक साथ मतलब कि इंटीमेसी जो है, पर्सनल लाइफ जो है वो अपनी जी सकते हैं कैसे भी। तो उनको बच्चा अडॉप्ट करने का राइट होना चाहिए। लेकिन अभी की जो हमारी बात निकल के आती है वो यही है कि वो लोग बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कानून है बच्चे को अडॉप्ट करने वाला, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अनमैरिड अगर इंडिविजुअल हो, आपकी शादी नहीं हो, या आप एक आदमी हो या औरत हो, तो आपकी पर्सनल कैपेसिटी कैसी है, यानी कि पर्सनली आप उसको संभाल पाएंगे या नहीं, फाइनेंशियल ले लीजिए या मेंटल हेल्थ सब कुछ लगा के, तो आपको बच्चा मिल जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर, अकेले पे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो और एज अ कपल लिव इन में रह रहे हो, इवन हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल हो, उस वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एज अ कपल हो तो आपको बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी गई है। सेकेंडली, अगर आपको एज अ कपल बच्चा लेना है, कानून के अंदर जो अडॉप्शन का रूल है, हमारा एक्ट है, उसके अंदर अगर आपको एज अ कपल लेना है तो आपको मैरिड होना लाजमी है, ये कंडीशन लिखी गई है। और इसी के ऊपर जो था ये पिटीशन थी कि उस मैरिड वर्ड को हटा दिया जाए और वहाँ पे मैरिड की जगह पे स्पाउस वर्ड को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब यही मुद्दा जो है वो वोटिंग के ऊपर भी आया था। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, और मैरिड का मतलब होता है वाइफ या हस्बैंड, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वाइफ या हस्बैंड से नॉर्मली पता चलता है कि या तो आपको वाइफ होना चाहिए या हस्बैंड होना चाहिए। लेकिन जो सेम सेक्स कपल है, अगर मान लीजिए कोई लेस्बियन है, तो वो लोग तो नहीं कर सकते ना, मतलब वो तो दोनों वाइफ है। तो इसीलिए ये दो मुद्दे थे। आगे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं, हम थोड़ा व्यूज़ उन पर देखेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट इन इज़राइल बॉर्डर टाउन हॉस्पिटल मूव ER 2 फ्लोर्स अंडरग्राउंड। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है कि जो इज़राइल के अंदर जो है उन्होंने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं बॉर्डर के टाउन्स के, उन्होंने उसको नीचे, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं तो उन्होंने अंडरग्राउंड उसको बना लिया है। PM स्पेल्स आउट इसरो गोल स्पेस स्टेशन बाय 235 एंड 2035 तक जो होने वाला है, 2035 तक, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बोला है कि हम लोग मून के ऊपर पहले तो एक हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे 2035 तक, और इंडियन जो हैं वो मून के ऊपर चले जाएंगे 2040 तक, यानी कि इंडियंस, ठीक है, आम इंसान। तो यहाँ पे मोदी जी बोलते हैं कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे कि देखा है कि हमारे जैसे चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 3 था, वो हमारा जो है वो सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद अब जब बात होती है आदित्य L1 की, वो भी हमारा जो सन के लिए है वो भी सक्सेसफुल है। तो इन सब के बाद में जब हम बात करते हैं अभी गगनयान आने वाले मिशन की, तो गगनयान एक मिशन होगा जिसमें ह्यूमन यानी कि आदमी जाएंगे। अभी तक हम भेज रहे थे रोबोट्स को, लैंडर्स को, रोवर्स को, बट उसमें कोई भी इंसान नहीं जा रहा था, एस्ट्रोनॉट नहीं जा रहे थे। लेकिन गगनयान के अंदर अक्टूबर 21 को जो है इसका पहला प्रोग्राम होगा, उसकी टेस्टिंग होने वाली है, जिसके नाम होगा दिस एस्केप क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल। तो इसका मतलब नाम से आप समझ सकते हैं कि क्रू को अगर एस्केप करना पड़े तो वो सिस्टम का टेस्ट एक बार होगा, ताकि वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और इसी के लिए इसका लॉन्च जो होने वाला है गगनयान का, वो 2025 के अंदर होने वाला है। और ये जो पहले जो हमने 2 या 3 जो उनकी बात की है मिशंस की, जैसे चंद्रयान की है, आदित्य L1 की है, ये अनक्रूड थे, इनके अंदर कोई क्रू नहीं होते थे, मेंबर्स नहीं होते थे। लेकिन अब जो गगनयान जाने वाला है उसके अंदर क्रू होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे। और
इसरो के जो अभी के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने बताया है कि वो वीनस मिशन के लिए भी काम करने वाले हैं। वीनस मिशन का जो प्रपोजल है वो 2019 में हुआ था, और 2000 आगे जाके जो वीनस मिशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। और वीनस आता कहाँ पे, अगर मैं आपको सोलर सिस्टम दिखाऊं तो यहाँ पे सन है, सन के बाद आता है मार्स, और मार्स के बाद आता है यहाँ पे वीनस, वीनस के बाद आती है अर्थ। ठीक है, मार्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे मरकरी होगा और यहाँ पे मार्स होगा अर्थ के बाद। तो ये इस तरीके से कुछ बना हुआ, और यहाँ पे अर्थ से अगर वीनस पे जाना है तो वो भी हम लोगों ने एक मिशन अभी आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। मोदी जी का बोलना है कि 2035 तक जो है वो हम लोग अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। अभी तक और भी बहुत ऐसे नेशंस हैं जिनके स्पेस के स्टेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है। तो ऐसे में इंडिया भी अपना जो स्पेस स्टेशन है वो बनाने को बिल्कुल तैयार है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट शुड एग्जामिन राइट ऑफ क्योर कपल, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जब हम कोई जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न है, क्योंकि ये जब हम आपको पार्लियामेंट के ऊपर इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो सॉलिसिटर जनरल है उनका कहना था कि आप इस चीज़ को पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दीजिए, और पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर एक कैबिनेट कमेटी बनाएगी, और कैबिनेट कमेटी बनने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, ये क्या इसके ऊपर फैसले होने चाहिए, कहाँ हमें इसमें बदलाव करना चाहिए। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो एक इस चीज़ को डिफाइन करना चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना पैर पीछे खींच लिया, और उन्होंने बोला है कि ठीक है आप लोग, क्योंकि ये एक जेन्युइन ह्यूमन का कंसर्न है, ये ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ अर्बन है, एलीट है, यानी कि सिर्फ शहरों का एक कंसेप्ट है, नहीं। इस चीज़ को हम इंडिया की रूट्स में बिल्कुल जड़ों तक देख सकते हैं, और इसमें इनकी डिग्निटी का हमें सम्मान करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजेस ने ये बात एक्सेप्ट की है कि ये जो रिश्ते हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये अप्राकृतिक नहीं है। तो जब ऐसी बात वो कहते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि ठीक है पार्लियामेंट के ऊपर इस मुद्दे को छोड़ दिया जाता है, पार्लियामेंट एक कमेटी बनाए और ध्यान में दे, एग्जामिन करे कि किस तरीके से जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं क्योर कपल के, उनको वो मिल सके। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे पैनल बिठाई जाएगी। एक पैनल बनाने की जो है वो गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, एज ए एडवाइजरी खुद को अपने आप को रख लिया है, और आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट अनमैरिड कपल्स इंक्लूडिंग कुअर कांट अडॉप्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से बता रही हूँ कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो एक्ट है इंडिया के अंदर, जो अडॉप्शन के रूल्स है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के अंडर, वो अनमैरिड पर्सन को तो अडॉप्ट करने का चांस देते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर, बट मैरिड जो कपल होंगे सिर्फ उनको ही जॉइंटली बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बोला गया है। जब बात आती है कि आप इस कानून को चेंज कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें पता है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स है वो 3 पार्ट्स में बांटी हुई है। पहली हमारे पास होती है जुडिशियल, ये पहले हम बोल सकते हैं एक लेजिस्लेटिव पावर्स, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि जो मेन गवर्नमेंट होगी, एंड थर्ड होगी जुडिशियल पावर। और हमारे इंडिया के अंदर इन 2 पावर्स को तो ठीक है एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रिंजली सेपरेट नहीं किया गया है। लाइक अमेरिका सेपरेशन ऑफ पावर इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जुडिशियल पावर को और लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उनको अच्छे से सेपरेट किया गया। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकता है और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ जुडिशरी कर सकती है। इंडिया के अंदर हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है जो काफ़ी इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि इंडिया के अंदर जो रूल है वो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी कि आप जब रूल करने वाले कोई भी है तो वो एस्टैब्लिश बाय लॉ होगा। इसका मतलब क्या होगा वो मैं भी आपको समझाऊंगी। एंड द सेकंड, अगर हम देखते हैं अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ, जैसे कि अमेरिका की तरफ, तो वहाँ पे होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है कि इंडिया की, जहाँ पे अब इंडिया के जो कोर्ट है वो बोल रहा है कि ये हमारा मैटर नहीं है, यहाँ पे हमें देखना होता है कोर्ट के पास कि कोई भी अगर रूल बन रहा है पार्लियामेंट में या एग्जीक्यूटिव या कुछ भी, अगर कोई रूल बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसे इस बुनियाद पे गलत कर सकता है कि वह कानून रूल के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो रूल दिए गए थे, अगर वो कानून उसके अंडर नहीं बना है तो मतलब कि वो रद्द हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको रिवोक कर देंगे। बट अगर वो रूल, अगर वो कानून
कॉन्स्टिट्यूशन के या कानून के हिसाब से बना है तो उसको चाहे वो कैसा भी हो अंदर से उसको सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस की तो इसके अंदर जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास ये भी पावर होती है कि वो भी ये भी अंदर तक जाके देख ले। पहली चीज़ की ठीक है, जो जो कानून होते हैं संविधान के अंदर उनके आधारों पे बना है तो बहुत अच्छा। इसके अलावा वो और भी इतना डीप जाके देख सकते हैं कि ये समाज के ऊपर इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं या इनके कॉन्स्टिट्यूशन से अलग रहते हुए मॉरलिटी क्या है। तो ये हमें देखने को मिलता है अमेरिका के अंदर, बट इंडिया के अंदर ऐसा प्रोसेस नहीं है। अगर आपने कोई भी कानून रूल के अकॉर्डिंग बनाया है तो वो फिर इन्फोर्स होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं क्रिटिक्स भी है इंडिया जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर। लेकिन अब ठीक है, जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जब आप CJI चंद्रचूड़ जी जो है वो कहते हैं कि रेगुलेशन जो है वो खुद में डिस्क्रिमिनेटरी तो है, ठीक बात है कि ये भेदभाव करती है रेगुलेशन। जो कारा जो एक्ट है या जो रूल्स हैं अडॉप्शन के वो भेदभाव करते हैं क्यूर कम्युनिटी के अगेंस्ट, बट इसका काम हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पावर नहीं है। अगर हम इन आर्टिकल्स को बदलना चाहते हैं तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे हम लेजिस्लेचर की पावर को इनक्रोच कर देंगे। बिल्कुल सही बात, अगर हम लोग इसको बदलना चाहते हैं तो ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है और हम उनको एडवाइस करेंगे कि वो इस पे काम करें और इसके ऊपर नए कानून लेके आएँ या इसके जो शब्द हैं वो उनको बदले। आगे बढ़ते हैं। Court stops short. In marriage equality case, it enunciates principle of discrimination only to limit its applicability। तो प्रताप भानु मेहता जी ने ये आर्टिकल को लिखा है एडिटोरियल पेज के ऊपर और हमें पता है कि प्रताप भानु मेहता जो है वो एक क्रिटिक है कहीं ना कहीं अभी मॉडर्न के टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ के ऊपर। नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट जो कमियां हैं उनके ऊपर वो ध्यान से देख पाते हैं। तो इनका यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है वो एक ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्टेप लिया है वो कुछ हद तक तो जो डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेक्स यूनियंस के बीच में, लेकिन फिर वो उनको पूरे लीगल राइट्स भी नहीं दे पा रहे हैं। और ये एक तरीके का मेयर मोडस विवेंडी तरीके का मतलब कि जो उनका बयान है वो आया है जिसमें वो कुछ अधिकारों को तो प्रोटेक्ट कर लिया, सुरक्षा कर लिया है, लेकिन जो फुल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था सेम सेक्स मैरिज को वो अभी के लिए रोक दिया गया है। तो चीफ जस्टिस जो है वो अपने और जो उनके कलीग थे जो मेजॉरिटी रूल जिनकी तरफ से आया वो उनके साथ अलाइन नहीं कर रहे थे, मतलब क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो वो माइनॉरिटी से मेरा मतलब है कि उनकी जो स्टेटमेंट थी वो 2 से ज़्यादा लोगों ने नहीं सपोर्ट की, खासकर जो अडॉप्शन वाले, इसीलिए उनको माइनॉरिटी माना गया। ठीक है, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कोर्ट को शायद कहीं ना कहीं वो अपनी पावर्स का और इस्तेमाल कर सकता था, जैसे कि पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और कोई जो बात करेंगे तो वो इस तरीके से सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है बहुत इंटेलेक्चुअली एडवाइजरी बॉडी बन के और पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया ताकि वो एक बार उन्हें भी देख सके और शायद वहाँ से कोई रिजल्ट निकल के आए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्गली एडवाइजरी बोर्ड एक तरीके से बन सकता था। एडवाइजरी बोर्ड एक तरीके से बनने की बजाय पूरा का पूरा स्ट्रॉन्गली जो है वो अपने बात को कह सकता था पार्लियामेंट के ऊपर कि आप इसको चेंज करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। जबकि पिछले कुछ केसेस में जब बात आती है किसी और मुद्दे की डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तो वहाँ पे जब टॉपिक उठा है आर्टिकल जो 14 है राइट टू इक्वेलिटी के ऊपर, तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं कि पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब वो फैसले लेते हैं अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए, लेकिन अभी इसमें हमें वो देखने को नहीं मिला। ऑल दो जो ये बात यहाँ पे गलत कहनी नहीं होगी क्योंकि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये भी बोला था कि मैरिज जो है वो एक बहुत बड़ा, हम चाहे माने इसको या ना माने, लेकिन जो मैरिज है अगर हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो वो भेदभाव वाला तो हो जाता है, क्योंकि मैरिज जो है वो एक प्रिविलेज सोशल इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको सोसाइटी में इज्जत से रहना है, अगर आपको सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट बनाए रखनी है तो मैरिज के थ्रू कहीं ना कहीं वो मिलती है, और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए उससे मायने नहीं होता है। और ये भी जो जस्टिस संजय किशन कौल है उन्होंने राइटली बहुत सही से एक बात और कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है वो कभी भी शेप नहीं हो सकती जो सोसाइटी की मोरालिटी है। तो अभी के टाइम पे एक सर्वे हुआ था इंडिया के अंदर और हमें पता है कि कहीं ना कहीं इंडियंस के जो माइंड से सोसाइटी जो है वो शायद अभी इतनी
रेडी नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोशल मोरालिटी के नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है कि उनको लगता हो कि ऐसा ना हो पाए और वो अपने फैसले से थोड़ा सा झिझक गए हों जो उनको लेना चाहिए था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। डोर इज आज़ार, सुप्रीम कोर्ट फेल्स टू सीज द मूवमेंट ऑन मैरिज इक्वालिटी बट इट्स वर्डिक्ट ओपन अप सम वैल्यूएबल स्पेस फॉर ए वल्नरेबल माइनॉरिटी। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लीगलाइज करने का सेम सेक्स मैरिज को इंडिया के अंदर, वो शिफ्ट हो गया है, डिसीजन लेजिस्लेचर पे उन्होंने छोड़ दिया है। तो जो डोर है आज़ार का वो चेंज होने के लिए छोड़ दिया गया है पूरा का पूरा लेजिस्लेचर के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ऐसा कोई जो फंडामेंटल राइट्स है मैरिज का वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऐसा कोई राइट्स है नहीं LGBTQIA के पास। जब हम इतनी देर से LGBTQIA की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। LGBTQIA+। तो एल से जो होता है वो होता है लेस्बियन, जी से जो होता है वो होता है गे, बी से जो होता है बाइसेक्सुअल, एंड टी से होता है ट्रांसजेंडर, क्यू से होता है क्यूर, आई से होता है इंटरसेक्स, एंड ए से होता है एसेक्सुअल। ठीक है, तो ये LGBTQ की फुल फॉर्म है पूरी की पूरी। एल से लेस्बियंस। तो वो कह रहे हैं कि LGBT के मेंबर्स के लिए ये कहीं ना कहीं फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नकार रहा है कि ये कोई अर्बन एलाइट नहीं है, कहीं ना कहीं उनके हक जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए, जब इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर ये मैसेज भी दे रहा है कि सोसाइटी को भी अपनी सोच अब बदलने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि 2018 के अंदर पहली बार जो आर्टिकल 377 था, जो कि खुद होमोसेक्सुअल कपल्स की जो यूनियन होती थी उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था 2018 के अंदर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 को। और इससे क्या हुआ था कि अगर कोई जो सेम सेक्स कपल्स हैं अगर वो आपस में कोई संबंध बनाते थे या सोसाइटी के अंदर या घूमते थे फ्रीली, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करते थे, तो उस चीज़ को एज अ क्राइम की तरह देखा जाता था। लेकिन इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 377 जो सेक्शन था IPC का उसको हटा दिया था 2018 के अंदर। और उसी के बाद से एक कॉलोनियल एरा का लेजिस्लेशन था, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसी जो लेजिस्लेचर जो कानून था वो इंडिया के ऊपर लगाया हुआ था। तो ये एक बड़ा स्टेप था, उस टाइम पे ब्रेक कर दिया था ग्राउंड को बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। 2014 की अगर हम जजमेंट देखते हैं तो नालसा के अंदर 2014 की जजमेंट आई गई थी जिसके अंदर ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया था। और उसी के बाद से 2017 में राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग LGBTIQ की जो कम्युनिटीज़ है प्लस कम्युनिटी, उसके जो वर्डिक्ट है यानी कि उनके जो राइट्स हैं उनको राइट टू प्राइवेसी के अकॉर्डिंग बोला गया था कि उनकी भी राइट्स का सम्मान होना चाहिए। और शायद इसी का ये चीज़ है कि आगे बढ़कर आज हम उनकी शादी की बात कर रहे हैं और शायद आगे आने वाले समय में ये सब कुछ हमें देखने को मिले भी, यानी कि हम लीगलाइज होता हुआ देखें और हम अपने सिस्टम में चेंज होता हुआ देखें, कानूनों में चेंज होता हुआ देखें। ये यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे हुआ था जिसमें जब इंडियंस के ऊपर, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ था और इंडिया में जब ये सर्वे हुआ तो वहाँ पे देखा गया कि लगभग 53% इंडिया के जो पीपल हैं वो इस फेवर में है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया जाए, यानी कि उसको जो है उनके कानून या उनके जो अधिकार हैं वो सारे कानूनी अधिकार उनको दे दी जाए। हालांकि सेंटर जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इवन 56 पेजेस की जो एक एफिडेविट आया था मार्च के अंदर, उसमें उन्होंने खुद बताया है कि जो ये यूनियन है बिटवीन टू पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स वो एज अ मैरिज अभी तक मानी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है एक होम का बाय स्टेट के द्वारा कि वो अपने लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ सेक्स के आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि इक्वलिटी ऑफ सेक्शन, या फिर आर्टिकल 15 और 16 जो है वो साफ साफ बोलते हैं कि आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स। तो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड आप नहीं कर सकते, रिलीजन, कम्युनिटी, इन सब चीज़ें जो भी आते हैं उन सब में जो भी इंडिया के मेंबर्स हैं, जो भी इंडिया के पर्सन हैं, सिटीजन्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर आप भेदभाव नहीं दिखा सकते। तो ये एक फंडामेंटल राइट जरूर है। हालांकि शादी का शायद जो राइट हो सकता है, अधिकार जो हो सकता है, वो एक फंडामेंटल अधिकार ना हो। तो
आगे बढ़ते हैं। A ferry to Jaffna. Resumption of sea travel between India and Sri Lanka is welcome. Now New Delhi must take its more viable. हमें देखने को मिला कि कैसे लास्ट सैटरडे को 50 लोगों से बोर्डेड एक फेरी जो थी उसको चिरिया पानी से लेते हुए नागापट्टनम के इन तमिलनाडु के अंदर पाक स्ट्रेट को ट्रैवल करवाते हुए वो आई जफीना श्रीलंका से। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्ली में, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरीटाइम की जो सर्विस है वो शुरू हुई है? नहीं, पहले भी हमें देखने को मिलता है कि 1900 से लेके 1980 तक जो हमारे श्रीलंका के साथ समुद्री जो संबंध थे वो पहले बहुत अच्छे थे और वहाँ पे हमारे पास सर्विस भी थी दोनों को। तो वो जो सर्विस थी वो 1980 में बंद हो गई थी क्योंकि एथनिक जो हमें देखने को मिलता था वायलेंस श्रीलंका के अंदर, उसके चलते हुए। लेकिन अब रीएक्टिवेट करने के लिए समुद्री रास्तों को हमें देखने को मिला है कि दोनों ही देश की जो गवर्नमेंट्स हैं उनका एजेंडा सेम दिखाई दे रहा है। मोर देन 12 साल हो गए हैं वो इस चीज़ को करना चाहते थे। इंडिया ने 2011 में हमें देखने को मिला था कि श्रीलंका के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था सी कनेक्टिविटी को लेते हुए, और उस समय पे तूतीकोरन से लेके और कोलंबो जो जगह है श्रीलंका के अंदर और तूतीकोरन जो है तमिलनाडु के अंदर, उस चीज़ को फेरी सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन वो बंद हो गई थी 6 महीने के अंदर अंदर। और चेरिया पानी जो है वो लगभग 3.5 घंटे का ट्रैवल उसमें टाइम लगता है, 3.5 आवर्स का, और ये ट्रैवल करना पड़ता है 110 किलोमीटर तक। ठीक है, अभी हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि हम सब पे ध्यान देंगे लेकिन जो हमारे पड़ोसी होंगे हम सबसे पहले उनकी चीज़ों को, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान देंगे। तो ये पॉलिसी जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने अभी लेके आए थे 2015 के अंदर, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अभी श्रीलंका के साथ जो हमारे संबंध ठीक बनाने की बात चल रही है वो इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रही है। आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं कि रिसेंट डिकेड्स में अगर देखा जाए बीजिंग के साथ जो कोलंबिया के जो संबंध है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। कोलंबो यानी कि सॉरी नॉट कोलंबिया, इट्स कोलंबो, ये जो है श्रीलंका की कैपिटल है, और इसके संबंध हमें देखने को मिलते हैं कि चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। इवन जो चाइना जो है वो सबसे बड़ा बायलैटरल क्रेडिटर है, यानी बायलैटरल यानी कि दो देश आपस में मिलके, और क्रेडिटर यानी कि जिसने कर्ज दिया है, तो उसने सबसे ज़्यादा कर्ज दिया है श्रीलंका को। और लगभग इंडिया ने भी इस चीज़ से काउंटर करने के लिए श्रीलंका को $4 बिलियन तक का पैकेज जो है वो कर्जे में एड दी गई है, मतलब कर्ज भी नहीं दिया, सहायता दी है $4 बिलियन की। तो ये जब श्रीलंका को इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसी का शायद नतीजा है कि अब इंडिया के और जो श्रीलंका के रिश्ते हैं वो ठीक हो रहे हैं। चाइना को काउंटर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना ने जो श्रीलंका को है वो आइलैंड नेशन को अपने बेल्ट एंड दिस रोड इनिशिएटिव के अंडर भी लिया हुआ है, जिसको ब्री बोलते हैं, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और तो इसके अंडर भी है। इसीलिए इंडिया को भी अपने नेबर्स का ध्यान रखना चाहिए और पड़ेगा ध्यान रखना, ताकि वो बीजिंग को काउंटर कर सके, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। और ये सिग्निफिकेंस आप लोगों को पता है कि जो फेरी जो है वो शुरुआत भी उस दिन की गई है जिस दिन जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे विक्रम सिंघे, उनको चाइना जाना था नेक्स्ट डे। तो चाइना जाने से एग्जैक्टली एक दिन पहले ये जो फेरी की सर्विस है ये इंडिया में जब ये लोग मिले हैं तब शुरू की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं चाइना को ये दिखाने के लिए कि सिर्फ वही जो है वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस श्रीलंका के ऊपर नहीं कर सकता है, इंडिया जो है उसका एक अहम भूमिका है। श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, और जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की तो हमें उसके ऊपर भी श्रीलंका जो है एक अहम जगह वहाँ पे भी रखता है। लेकिन इस चीज़ में कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमने कल भी देखी थी, जैसे कि 7,600 रुपये की सिर्फ वन फेयर यानी कि वन वे की टिकट का खर्च है। तो इतना जो है वो इतना ज़्यादा पैसा, इट्स 7,600, इतना ज़्यादा फेयर जो है वो बहुत महंगा है एक नॉर्मल इंसान के लिए, या एक नॉर्मल जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये 2 वे भी नहीं है, यानी अब आने जाने की टिकट भी नहीं है, सिर्फ जाने की है, एक तरफ के रास्ते की टिकट है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस पर इंडियन गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। सेकंड, अगर आपको इस चीज़ की टिकट लेनी है तो अभी तक इसकी टिकट कहीं पोर्टल्स वगैरह को आप पर नहीं मिल रही है, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स जो हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उस पर भी इंडिया को ध्यान देना होगा ताकि वो इस चीज़ को एज अ बूमिंग सेक्टर बना
बना सके, इस चीज़ को एज अ प्रॉफिटेबल बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि जैसे हम पहले देखने को मिल रहा है कैसे बंद हो रहे थे, ऐसे ही 5-6 महीने बाद यहाँ पे भी देखने को मिले। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक रिज्यूम कर देना चाहिए दोबारा से, जो रामेश्वर से होने वाली फेरी होती थी और उसको, और जो तलाई मन्नार तक जाती थी। तलाई मन्नार हमें पता है श्रीलंका में और रामेश्वर हमें पता है तमिलनाडु में। तो ये एक रिलीजियस जो सर्विस, मतलब कि रिलीजियस टेम्पल है, यहाँ पे रिलीजियस लोग जो हैं वो आ सकते हैं और इससे अगेन हमारी जो प्रॉफिट होगा या रिश्ते होंगे जो श्रीलंका के साथ, वो संबंध मजबूत होंगे। आगे बढ़ते हैं। So this is again the day after a dispute in same-sex marriage verdict principle on which majority or bench has proceed suggest a narrow technical approach which could have been avoided in a minority right। तो यहाँ पे वही बातें कर रहे हैं कि कैसे अगर हम इस चीज़ को और गहनता से देखते, इस मुद्दे पे बातें करते, तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और निकल के आ सकता था। ये जो रिलेशनशिप है ये अंडर आर्टिकल 21 के अंडर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि वो लोग अपनी एक यूनियन बना सकते हैं, अपने संबंध जो है एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकते हैं। होमोसेक्सुअल कपल जो होते हैं वो एक घर में रह सकते हैं। इसके अलावा वो जो उनकी नेटल फैमिलीज़ हैं उनमें उनके अधिकार जो हैं, या वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकते हैं, उनमें उनके अधिकार होते हैं पूरे के पूरे। लेकिन अगर हम बात करें और अधिकारों की, तो वो सभी को ज़रूरत है, यानी कि उनको बैंक के अंदर या और जब वो बच्चा लेना चाहते हैं तो उन चीज़ों में तो उनको बहुत ज़रूरत है और अधिक अधिकारों को मिलने की। तो ये कहीं ना कहीं अभी कमी दिखने को रह गई है, लेकिन आई होप है ऑथर की इसमें कि शायद आगे हमें देखने को मिले कि इसके बाद का जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा देखने को होगा। और अभी के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट हमने सभी बातें कर ली हैं, तो इस पे अब और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बिल्कुल निचोड़ बता दिया था, इस पूरे जितने भी आज के आर्टिकल्स आए हों उनका बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे ही आपको पूरा का पूरा निचोड़ बता दिया था। तो इस पर आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत रह गई है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इजिप्ट इज़ कीपिंग गाज़ाज रफा बॉर्डर क्रॉसिंग सर्ट। तो हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इज़राइल है और इज़राइल की ये जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं गाज़ा के साथ, ये गाज़ा की बाउंड्री है। लेकिन ये 3 जगह से तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे इज़राइल ने इसको पूरा बंद किया है। लेकिन जो ये राफा क्रॉसिंग है और यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट का बॉर्डर जो है, यहाँ पे इजिप्ट से ही शायद ये राफा क्रॉसिंग, यहाँ से लोग जा सकते हैं, एड दी जा सकती है, वो भी इजिप्ट ने बंद किया हुआ है। ना वो किसी भी गाज़ा के इंसानों को अपने अंदर आने दे रहा है और ना ही उसको बंद कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो हमें देखने को मिलता है कि जो राफा क्रॉसिंग है गाज़ा स्ट्रिप से लेके इजिप्ट के बीच में, वो एकमात्र रास्ता है जहां से मदद पहुंचाई जा सकती है गाज़ा को डायरेक्टली इजराइल के बाहर से। और ये एकमात्र रास्ता है जिससे जो इजरायली है लोग हैं उनकी टेरिटरी ने इसको एग्जिट करने के लिए घेरा नहीं हुआ है, यानी कि वो कैसे घेरेंगे, उनकी बाउंड्री नहीं है यहाँ तक, तो ये रास्ते से इजिप्ट में जा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि राफा पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, उनको क्यों बंद किया हुआ है? तो इजिप्ट जो है वो इनसिक्योरिटी में कहीं ना कहीं डरा हुआ है। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है गाज़ा में, सैनाई में 2007 से लेके 2008 में, तो बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीन जो है वो सिनाई के थ्रू हमास के ब्लास्ट होल्स वगैरह से लेते हुए और वो जाके इजिप्ट के अंदर घुस जाते हैं। जब वो इजिप्ट के अंदर घुस जाते हैं तो इजिप्ट गवर्नमेंट को एक तो पहले मतलब सिंपल सी बात है वो लोग वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, और कोई भी जो नेशन है वो अपने जो लोग हैं, अपने जो उनके सिटीजन्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ को पहले देखना चाहता है। लेकिन अगर कोई और देश के वासी वहाँ पे आ जाते हैं और उनको उनके रिसोर्सेज उनके साथ बांटने पड़ते हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, वो अपने डेवलपमेंट पे काम करना चाहेंगे एंड दैट इज़ वेरी रीजनेबल, इसमें कोई गलत है नहीं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इजिप्ट है उसने अपनी एक पूरी की पूरी फोर्टिफिकेशन करवा दी थी इस पूरे के पूरे बॉर्डर की। और फोर्टिफिकेशन से हमारा क्या मतलब होता है? दीवारें लगवाना, यानी कि जैसे पहले फोर्ट होते थे उनके आसपास जो दीवारें होती थी एज अ फोर्टिफिकेशन, उन दीवारों को फोर्टिफिकेशन बोला जाता है, बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए ये आपका घर है, अगर आप इस घर की पूरी जो बाउंड्री करवा देते हैं ये फोर्टिफिकेशन होगा।
ठीक है। तो ऐसे ही इजिप्ट ने ऐसे बहुत बाउंड्री बनवाई है, स्टोन से, पत्थर की बाउंड्री, सीमेंट की बाउंड्री, ताकि लोग जो है वो क्रॉस ना कर पाए। ये पहले ही बन गया, ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने बनाया है। लेकिन अभी कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं इस बॉर्डर को खुलवाने के लिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वो इजराइल के सामने बोल रहा है कि आप ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ के अंदर, जो गाज़ा के अंदर इतना बुरा हाल है, वहाँ पे खाना नहीं है, फ्यूल नहीं है, इवन पानी तक नहीं है पीने को, तो उन सप्लाईज़ को आप जाने दीजिए, वो डेंजरसली बहुत लो हो रही है। आम इंसानों की क्या गलती है इस चीज़ के अंदर। इवन जो यूएस के सेक्रेटरी हैं स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने ट्यूसडे को यानी कल ही ये बात बताई है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल मिल के इस बात को एग्री हो गई है कि वो डेवलप करेंगे एक प्लान बनाएंगे कि कैसे वो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो सिविलियंस तक पहुंचा सके गाज़ा के अंदर, और उससे जो बेनिफिटिंग होनी चाहिए हमास के लोगों को वो मिल सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ डिजिंग एरे ऑफ मिस्ट्री सेल। तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत सारे मिस्ट्री सेल्स अभी देखने को मिले हैं। और ये कहाँ हमें देखने को मिले हैं? ये हमें देखने को मिले हैं इंटरनेशनल टीम, जो एक इंटरनेशनल टीम बनी हुई थी साइंटिस्ट की, जिन्होंने कोशिश की है इंसान का जो दिमाग है उसको बहुत अच्छे तरीके से एटलस पे मैप कर सके। आपने एटलस का मैप तो देखा ही हुआ है, राइट, इंडिया का, वर्ल्ड का, और हमें पता है कि जब हम उस मैप को खोलते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। लेकिन ये जो एटलस है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एटलस ज़मीन का, ज्योग्राफी का हमारा जो है मैप नहीं बनाना है, रेदर देन ये एटलस हमारे दिमाग का मैप बना रहा है कि कौन सी जगह पे कौन से सेल है। और हमारा दिमाग जो है बाहर से हमें कहीं ना कहीं पता है, लेकिन जब हम डीपर उसके अंदर जाते हैं तो वो कैसे काम कर सकता है, वो आज भी हमारे लिए बहुत चुनौतियों भरा है। आज भी साइंटिस्ट उसको पूरी तरीके से समझ पाने में असक्षम है। और इसी के लिए जो ये रिसर्च है, इसके भी 21 पेपर में इस चीज़ को पब्लिश किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। एलन इंस्टीट्यूट है जो ब्रेन साइंस का, उसके अंदर से ये पेपर्स बनाए गए। उसके अंदर एक एड लेयर नाम के न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एटलस के काम को अभी तक जितना हुआ है उसको पॉसिबल बनाया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ को अलाउ किया कि रिसर्चर्स जो है मिल के ह्यूमन के जो ब्रेन सेल्स हैं उनको कलेक्ट करे और उनके बाद उन टिश्यूज़ पे वो समझे कि ये क्या है। अब हम जब बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के ब्रेन्स के बारे में कैसे पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं से उनका कलेक्शन होगा, राइट। आप कहीं ना कहीं से उसको देखोगे तभी तो उसके बारे में बता पाओगे ना। तो ऐसा ही हमें देखने को मिला है कि इस स्टडी के लिए जिन दिमागों का इस्तेमाल हुआ है, या तो उन डेड माइंड्स का दिमाग हुआ जिनकी अभी अभी डेथ हुई है और माइंड का उसमें से पार्ट लिए गए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है या उसकी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेकेंडली, कुछ ब्रेन्स के जो टिश्यूज़ हैं वो उन इंसानों के इस्तेमाल किए गए हैं जिनको ब्रेन सर्जरी के लिए जाना पड़ा और उनके जो टिश्यूज़ थे उनको ब्रेन से निकालना था। तो निकले हुए टिश्यूज़ के ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च हुई है। यहाँ पे देखा गया है कि उनके अंदर क्या क्या या कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं। आज तक हमें लगता था कि माइंड के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, राइट। लेकिन इस स्टडी में पता चला है कि न्यूरॉन्स जो है वो माइंड के अंदर वो शायद मतलब कि एक आधे हिस्से में ही है। यानी कि पूरा का पूरा माइंड जो है वो सिर्फ न्यूरॉन्स से नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ हाफ है। जितने सेल अगर हमारे ब्रेन के अंदर हम जानते हैं तो वो 50% ऑफ द सेल्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर है उसका पार्ट बनते हैं। तो अभी मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और कौन कौन से जो सेल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक नई स्टडी ने ये भी रिवील किया, ये भी बात हमें बताई गई है कि दिमाग की जो डाइवर्सिटी है ना वो आउटसाइड है, बाहर काम करती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। यानी कोई भी अगर साइंस का बच्चा होगा और जिसने दिमाग को पढ़ा होगा तो उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है वो समझ में आ गया होगा, कौन सा पार्ट होता है माइंड का। तो वहाँ से आउटसाइड बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ सेल्स की, तो जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स नाम का एक सेल है, बहुत सारे सेल है, मैं उसका एक नाम बता रही हूँ। तो उसका जो नेचर है वो कैसे काम करता है, उसका काम है न्यूरॉन्स को नर्चर करने का। यानी कि न्यूरॉन्स को एक साथ हम बोलते हैं ना कि कुछ खाया पिया करो और उसका कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखो, नर्चर करो अपने आप को। तो नर्चर करने का काम जो है न्यूरॉन्स को, नॉट फुल बॉडी, इट्स फॉर न्यूरॉन्स। तो उसका काम, वो काम है एस्ट्रोसाइट्स का, ताकि जो वो अपना काम है न्यूरॉन्स वो अच्छे से प्रॉपरली कर सके। सेकेंड टाइप ऑफ सेल हमें पता चलता है, एक सेल है जिसका नाम है माइक्रोग्लिया, जो कि सर्व करता है इम्यून सेल्स को, ताकि वो जो फॉरेन इन्वेडर, कोई भी वायरस है, कोई भी अगर बैक्टीरिया है, कोई भी फॉरेन इन्वेडर अगर बॉडी के अंदर आ रहा है तो वो अपनी ब्रांचेस को बताता है, कि न्यूरॉन्स को बताता है कि जाओ तुम संकेत भेजो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, और वो जाके फिर उन सेल्स के साथ क्या करते हैं जी, युद्ध करते हैं और उनको मारते हैं वायरसेस को। तो इस तरीके से हमें कुछ रिसर्च नहीं देखने को मिलती है।
नेक्स्ट आर्टिकल, ए लूमिंग इन्वेजन इम्प्लीकेशंस ऑफ गाजा, हमास एंड पैलेस्टाइन कोजेज। हमें देखने को मिलता है कि कैसे इन्वेजन इतने दिनों से 7 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था और आज 18 अक्टूबर हो गई है, ऑलमोस्ट 11 दिन हो गए हैं और अभी तक ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिलता है इसराइल के लिए? अगर इसके इम्पैक्ट को देखा जाए तो इसराइल के लिए हमें देखने को मिला है, अभी तक हम देख भी पा रहे हैं कि कैसे इसराइल जो है वो एक नेशन, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नेशन जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं उसकी इमेज जो है वो थोड़ी सी धुंधली हुई है, वो थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क उठा है। उससे अलग अगर आगे का देखा जाए कि फ्यूचर क्या है हमास का, हमें पता चलता है कि कैसे जब स्टार्टिंग में जो ये हमास है इसका जन्म 1987 में हुआ था, लेकिन इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी पैलेस्टाइन मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि 1940s में ब्रिटिश के मैंडेट के बाद ही पैदा हो गई थी। लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं करते थे, वो लोग जो है मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ कि इतने स्ट्रांगली किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन 1987 में ये चीज़ें बदल जाती हैं और 1987 के सामने के बाद ही ये हमास ग्रुप एज अ कहीं ना कहीं वेरी एक्सट्रीम ग्रुप निकल के आता है। 2000 तक में जाते जाते तो ये और एक्सट्रीम हो जाता है और इसी की वजह से 2006 तक इसराइल को गाज़ा को खाली करना पड़ता है और वहाँ पे इलेक्शन होता है और हमास एक मल्टी रीजनल यानी कि मल्टी वर्किंग कमेटी वहाँ की बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है, वो पॉलिटिक्स भी है, वो मिलिट्री भी है। तो यहाँ पे ये बात होती है। कुछ एनालिसिस का ये भी कहना है, जो एनालाइज कर रहे थे एनालिस्ट, उनका ये भी बोलना है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो है हमास ग्रुप है उसका जन्म खुद इजराइल ने दिया हो। जब ये बात आती है तो ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा इजराइल क्यों करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये एनालिस्ट बताते हैं कि कैसे इजराइल जो था वो चाहता था कि जो पैलेस्टाइन है, वेस्ट गाजा है और जो गाजा है वो एक दूसरे से अलग हो जाए और वही सेम रूल जो हमेशा ब्रिटिशर्स ने किया है, डिवाइड एंड रूल वाला, कि आप एक दूसरे में भेद करो, भाव करो, उनको तोड़ो, अलग अलग करो और फिर उनके ऊपर राज करो। तो वही जो है वो शायद इजराइल ने भी किया होगा। लेकिन अब बात आती है फ्यूचर की कि हमास का अभी भविष्य क्या होने वाला आगे। तो यहाँ पे कुछ जो ऑथर है यहाँ के खालिद ए हरोब, उनका बोलना है कि हमास एक्चुअली ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपको हमास को ख़त्म करना है तो आपको हमास जो है वहाँ के एक एक इंसान के अंदर है, उनके भाई, उनके अंकल, वो सब हमास का ग्रुप है। ये ISIS का जो वो कोई ग्रुप नहीं है, आप उसको ऊपर से उखाड़ के फेंक दो, वो फेंका जाएगा, उखाड़ा जाएगा, क्योंकि वो लोगों के बीच से नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ये लोगों के बीच में है, बिल्कुल मिले हुए हैं। तो अगर आपने बाई चांस अगर पूरे के पूरे हमास के लोगों को ख़त्म कर भी दिया तो भी पहली बात तो आप उनको ढूंढ नहीं सकते, वहाँ के 20 लाख लोगों में से आप एक एक इंसान को सिविलियन में से ढूंढ नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कर सकते हैं तो शायद इससे बड़ा कोई ग्रुप बन के आए और फिर इजराइल को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आगे क्या करना चाहिए? आगे बस यही है कि सॉल्यूशन एक ही है कि ये लोग कोई संधि करें और साथ में जो हमास की मांगे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए और जो इजराइल की मांगे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए और दोनों को कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाया जाए बीच में लाके, ताकि आगे की जो लाइफ है, जो सिविलियन वहाँ पे है, वो अपना जीवन ठीक तरीके से जी सके। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एयर स्ट्राइक ऑन हॉस्पिटल किल्स 500। गाजा मिनिस्ट्री, गाजा की मिनिस्ट्री ने बताया कि कैसे हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुई और वहाँ पे हॉस्पिटल में जो लोग पहले ही इंजर्ड थे, पहले ही एडमिट हुए थे, उनमें से 500 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये हॉस्पिटल जो था इसका नाम था अल अलाही हॉस्पिटल, अल अल्लाही हॉस्पिटल, और ये 2008 के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल का सबसे डेडलीस्ट एयर स्ट्राइक है, यानी कि सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक जो अभी तक का जो हमला है होने वाला हवा के द्वारा, वो सबसे खतरनाक अभी तक का हुआ है। 2008 में कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन ये इस समय पे सबसे खतरनाक है। अगर हम डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो अभी तक टोटल 1400 लोग जो है वो इजराइल की तरफ से ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और पैलेस्टाइन की तरफ से लगभग 2800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऑलमोस्ट जो डाटा है वो डबल देखने को हमें मिल रहा है पैलेस्टाइन में। इंजर्ड की बात करें तो 1000 ऐसे लोग हैं जो इजराइल के बॉम्बार्ड एरिया जहाँ पे बॉम्ब्स डाले गए हैं उनमें से 1000 लोगों की इंजरिंग आई है, यानी कि उन लोगों को घाव हुए हैं। लेकिन जब बात करते हैं पैलेस्टाइन की तो हमें देखने को मिलता है कि ये डाटा ऑलमोस्ट 10 गुना तक पहुंच गया है। वहाँ पे 9700 प्लस लोगों को इंजरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन के जो पैलेस्टाइन लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ के भाग गए हैं, यानी कि उनको जाना पड़ा है। जब हाफ ऑफ द गाजा की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, क्योंकि 22 लाख लोग ही वहाँ पे रहते हैं, तो उनमें से आधे लोगों को ऑलमोस्ट
1 मिलियन लोगों को अपने घरों को छोड़ के साउथ गाजा की तरफ जाना पड़ा था। तो ये हुआ आज का न्यूज़पेपर ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक भी यहाँ पे हैं